ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। दोस्तों, होनी अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता और आज शुरू करेंगे ऐसी ही एक अनहोनी कहानी काल नगर सीरीज, जिसमें 7 भाग हैं। शुरू करते हैं पहले भाग से। कहानी किस्से सबके साथ होते हैं। कुछ हमारे जीवन में अपने आप चले आते हैं और कभी कभी ये खुद खोजती है शिकार अपना अपना। मैं अमित श्रीवास्तव वकालत करते करते एक अच्छे मुकाम तक आ गया था। घर, पैसा, इज्जत सब कुछ था मेरे पास। बस खटकता था पुरखों की जमीन का इस तरह गिरवी होना। मैं एक वकील होकर भी उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। कई मुकदमे जीते पर ये हमेशा हारता रहा। पिताजी ने कभी उस जमीन में दिलचस्पी नहीं दिखाई। शहर आने के बाद ना तो कभी उस जगह लौटे और ना ही कभी हमें जाने दिया। उस जगह की यादें उनकी मौत के बाद उनके संदूक में मिली। बहुत पुरानी तस्वीरें थीं, धुंधली सी। गांव के कुएं, मंदिर, पुरखों की हवेली और पिताजी के बचपन की तस्वीरें, ये सब खजाना भर रखा था इतने बरस तक। दोस्तों, जमीन के गिरवे रखने के कागज भी मौजूद थे, जिस पर रकम लिखी थी 1.25 लाख रुपए, जो गांव के ठाकुर सोमेश्वर सिंह के पास गिरवी रखी गई थी। पिताजी ने अब तक ये संभाल कर रखा। इतना ही लगाव था तो इतने बरसों तक वहां से दूर क्यों रहे? क्यों मुंह मोड़ लिया उस जगह से जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां की मिट्टी में खेले कूदे बड़े हुए? पर मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। बात जमीन या दौलत की नहीं है, बस बात है इज्जत की, और ये मुझे हर कीमत पर चाहिए। काल नगर एक छोटा सा गांव है जहां कुल 200 लगभग परिवार रहते हैं। मैं कभी काल नगर नहीं गया, पर जहां हमारी पुरखों की जमीन है वहां किसी ने हवेली बनाकर उस पर कब्जा किया, पर ज्यादा दिन वहां ना रह पाया। मेरा उस जगह कोई संपर्क सूत्र भी नहीं है। ये खबर भी अखबार के जरिए पता लगी। कई दिनों तक ये चर्चा का विषय भी बना। मुझे ठाकुर सोमेश्वर सिंह से मिलकर इसे छुड़ाना ही होगा। काम से फुर्सत लेकर मैं निकल पड़ा काल नगर की ओर। इसे मैप पर ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। खैर, जैसे तैसे लोगों से पूछते पूछते ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर हिचकोले खाती कार पहुंची गई काल नगर। गांव आते आते शाम हो चली थी। गांव की शुरुआत ही आम के बागों से हुई, जो कच्ची सड़क के दोनों ओर थे। उन पेड़ों पर लदी कैरी देखकर ख्याल आया, बच्चे जरूर इन पेड़ों पर चढ़कर इन्हें मजे से खाते होंगे। आगे जाकर दिखा महादेव का मंदिर, वही जो तस्वीरों में था। उसके पास बना एक कुआं भी दिखा। आगे लंबी सड़क और दोनों तरफ बने खेत। अभी तक कोई इंसान, कोई परिंदा या जानवर नजर नहीं आया था। मैं तो बस साइन बोर्ड देखकर इस ओर मुड़ा और बढ़ता जा रहा था जहां तक सड़क जाती है। दोस्तों, आगे जाकर चबूतरे पर बैठा एक आदमी नजर आया। लंबे बाल और दाढ़ी, मैले कुचले कपड़े और चिल्लम। ठाकुर सोमेश्वर का पता पूछने पर उसने काफी देर तक घूरा और चिल्लम से धुआं खींचकर नाक से छोड़ते हुए मुझे इशारा किया और मैंने कार उस ओर मोड़ दी। ठाकुर सोमेश्वर सिंह की विशाल हवेली के बाहर कार रोकी। दोस्तों, कुछ देर बाद ठाकुर सोमेश्वर सिंह की विशाल हवेली के बाहर कार रोकी। एक नजर देखने पर लग रहा था यहाँ कोई नहीं रहता। फिर भी आगे बढ़कर दरवाजे तक गया। आवाज दी, हेलो, कोई है अंदर? हेलो। कुछ देर में जाकर अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं अमित श्रीवास्तव ठाकुर साहब से मिलने आया हूँ। चरमराता दरवाजा खुला, जिस पर एक लंबा सफेद कुर्ता पजामा पहने बांस जैसा दिखने वाला शख्स खड़ा था। गाल चिपके हुए,
आंखों पर नजर का चश्मा, जिससे उसकी एक आंख का मोतियाबिंद नजर आ रहा था। उसकी आंख मोतियाबिंद से बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। हिलते डुलते बोला, ठाकुर साहब तो नहीं रहे, बेटा उनका लंदन में रहता है। मेरा परिवार पीढ़ियों से ठाकुर साहब के यहाँ सेवा करता आया है, तो मैं ही हूँ यहाँ। मैं एक जमीन के सौदे के लिए आया था। मेरे पिताजी भानु श्रीवास्तव यहीं के थे, इस गांव के। ठाकुर साहब के यहाँ जमीन गिरवी रखी है, छुड़ाना चाहता हूँ। ओह, तो तुम भानु के बेटे हो, पर तुम्हारे बाप को तो दिलचस्पी नहीं थी यहाँ वापस आने की। तुम क्यों लौट आए और क्या करोगे उस जमीन का? ना यहाँ लोग रहे, ना खेती बाड़ी। क्या इस सुनसान जगह में मेरे अलावा कोई और इंसान दिखा तुम्हें, या वो चरसी पागल दिख गया होगा? दुनिया यहाँ आने का रास्ता तक भूल चुकी है और तुम आए हो जमीन छुड़ाने। नौकर आगे बोला, उस जमीन के कागज यही है, लाता हूँ। पिछली बार दी थी जिन्हें, उन्होंने वहां हवेली बना ली। जब उसका परिवार यहाँ रहने आया, उसकी अगली सुबह कोई नहीं मिला सिवाय उस सेठ के जिसने उसे खरीदा था। बड़े बेरहमी से मारा था किसी ने। कई दिनों तक लाश सड़ती रही, तब जाकर मालूम चला कि उसकी हत्या हो गई है और परिवार गायब है। पुलिस ने खूब छानबीन की और कुछ न मिलने पर आखिर में वो भी चल दिए। आप और क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? क्या आप जानते हैं पिताजी ने ये गांव क्यों छोड़ा और कभी वापस क्यों नहीं आए? शायद वो बूढ़ा कुछ बता सके, ये सोचकर मैंने पूछ ही लिया। भानु बहुत मेहनती था। उसके खेतों में फसल लहलहाती थी। गाय, भैंस, घी, दूध सब था उसके पास। वैसे तो पूरा गांव ही समृद्ध था, पर अकाल पड़ा था उस साल जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जानवर, पेड़, पौधे सब खत्म होने लगे। लोग भूखे मर रहे थे। रोज गांव से अर्थियां जाने लगी। एक मटका पानी भी किसी को नसीब नहीं होता था। लोग ठाकुर के पास अनाज पानी के बदले जमीन गिरवी रखने लगे। ठाकुर के अलावा गांव में भानु की जमीन पर भी कुआं था, लेकिन जरूरतों ने उसे भी सुखा दिया। लोग अपना आपा खोने लगे। भूख प्यास से उनकी हालत जानवरों से बदतर होने लगी। लोग दिन में भी घरों में ताले लगाने लगे। पानी और अनाज के लिए कत्ल होने लगे। फिर वो भयानक रात आई। कैसी रात बाबा? लोग भूख प्यास से इतने परेशान हो गए कि उनका वहशी जानवर जिंदा हो गया। लोगों की भूख उन पर इतनी हावी हो गई कि वो लोग को मारकर खाने लगे। मेरा दिल दहल गया। आवाज हलक में ही बैठ गई। फिर भी आगे जानने की ललक बाकी थी। फिर क्या हुआ बाबा? लोगों की नोच नोच कर खाई हुई लाशें गांव में मिलने लगी। अकेले जो कोई मिलता उसको कुल्हाड़ी से मार डालते, फिर उसकी आंखें नोच कर खा लेते। छुरी से उसके शरीर के मांसल भाग, छाती, जांघ, पिंडलिया को काट कर खा जाते थे। फिर उसकी छाती फाड़कर उसका दिल, जिगर बांट कर खा जाते थे। सुबह जब उसकी लाश मिलती तब लगता था यहाँ हैवानों का बसेरा हो चुका है। कुत्ते, गिद्ध उस बची कुची लाश को नोचते। जगह जगह इंसानी जिस्म के अंग पड़े मिलते। किसी की आंखें, किसी के हाथ पैर, किसी का धड़ तो किसी की मुंडी। लाशें पड़ी मिलती, कभी खेतों में, कभी पेड़ से लटकती हुई। जीना मुहाल हो गया था। लोग जानते थे पर चुप थे। फिर आगे क्या हुआ बाबा? लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लोग झाड़ियां, घास पीसकर रोटियां बना रहे थे। गांव खाली होने लगा था। लोगों के घर, जमीन, जायदाद सब ठाकुर के यहाँ गिरवी था। एक भानु ही अब तक बचा हुआ था, जैसे तैसे इस अकाल की मार से लड़ रहा था। पर ठाकुर को ये खटकने लगा। वो जानना चाहता था कि भानु अभी तक कैसे बच रहा है। दरअसल भानु उस साल अपना अनाज बेच ही नहीं पाया। सारा अनाज उसके भंडार में रहा, जिससे उसका परिवार काम चला रहा था। उसकी माँ यानी कि तुम्हारी दादी, उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। घर से कभी भी बाहर चली जाती थी। एक रात ऐसे ही दरवाजा खोल वो बाहर निकल गई। रास्ते में नरभक्षी उसके पीछे पड़ गए। ऐन मौके पर भानु वहां नहीं जाता तो वो नरभक्षी उसे भी निवाला बना लेते। उसकी सलामती के लिए भानु ने उसे जंजीरों से बांध दिया। सारे गांव में
भानु कौतूहल का विषय बन गया। एक रात ठाकुर और उसके आदमी कुछ लोगों को लेकर भानु के घर घुस पड़े। उनके हाथ जलती मशाल देखकर भानु की मां चिल्ला उठी। जबरदस्ती उसके मुंह में मांस ठूस दिया और उस पर डायन होने का आरोप मंड दिया गया। गांव में हो रही हत्याओं की दोषी उसे बना दिया। वो उसे बालों से घसीटकर गांव के बीच ले आए। भानु ने विरोध किया तो उसे लाठी डंडों से खूब पीटा और उसे पेड़ से बांध दिया। तुम्हारी माँ और तुम उस वक्त घर में कैद कर दिए गए थे। तुम्हारी दादी बूढ़ी अबला जिसे कुछ याद तक नहीं था, वो कौन है, कहाँ है, ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, कुछ मालूम नहीं था। वो कभी रोती, कभी उन लोगों पर हंसती। जालिमों ने उसे लोहे की गर्म सलाखों से दागा, उस पर खौलता तेल उड़ेल दिया। इससे भी मन न भरा तो उसकी कलाई और गर्दन काटकर पेड़ से लटका दिया। जो लोग सच्चाई जानते थे वो रो पड़े और जालिम हंसते रहे। इतनी दर्दनाक मौत तो नरभक्षी भी नहीं दे रहे थे जितनी उसे इंसानों ने दी। मेरा दिल छलनी हो गया। कब मेरी आंखों से आंसू बह चले मालूम नहीं चला। मैं एक पल लड़खड़ाया तो बाबा ने संभाला। उस पल को याद कर मेरे आंसू नहीं रुकते। सोचो तुम्हारे बाप पर क्या बीती होगी। ये सब उसकी आंखों के आगे हुआ। फिर पिताजी ने गांव छोड़ दिया। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी की लाश उसे इसी शर्त पर दी गई कि वो अपना सब कुछ ठाकुर के नाम कर जाए। एक बेटा अपनी माँ के क्रियाकर्म के लिए भीख मांग रहा था, आखिर हार गया। उसके बाद कभी लौटकर वापस नहीं आया। तुम भी लौट जाओ बेटा, रात होने को है, लौट जाओ। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता बाबा, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इन लोगों को इस अत्याचार का हिसाब चुकाना होगा। यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है बेटा। यहाँ की हवा में शैतानियत समा गई है जो खुद ले रही है हिसाब, जो खुद चुन रही है शिकार। कालनगर का इतिहास खून से सना हुआ है। मैं कहता हूँ लौट जाओ और मुड़कर वापस कभी मत आना। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।